नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद के मांडिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो करंट अफेयर है, अखबार में लगातार सुर्खियों में बना हुआ जो वायु प्रदूषण का टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2015-16 के बाद में है ना, वो जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उनका पैटर्न बदलता जा रहा है। बदलता इसलिए जा रहा है क्योंकि करंट अफेयर है ना, वो अब करंट अफेयर नहीं रहा, और जो अपना बेसिक है वो बेसिक नहीं रहा है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अखबार की जो सुर्खियां हैं या करंट अफेयर है उनके आसपास में क्वेश्चन बन रहे हैं, बेसिक के भी। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो को एक बार आप वॉच कर लेना। उसमें मैंने सारे प्रूफ भी दिए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन क्या है, अभी अभी लगातार चर्चा में बना हुआ है पिछले 10 दिनों से, और अभी ये फरवरी तक चर्चा में रहेगा। तो इसलिए वायु प्रदूषण का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं उनमें पूरे चांसेस हैं कि वायु प्रदूषण पर क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो अभी अभी क्या है, वायु प्रदूषण पर जो केंद्र सरकार है ना, उसको तलब भी किया है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने। क्योंकि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से ऊपर चला गया है। तो इस बारे में भी अब अपन बात करेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो देखो, सबसे पहले वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण यह है कि जो वायु का सामान्य संगठन है संगठन का मतलब जैसे इसमें इतना प्रतिशत नाइट्रोजन है, 78.08% ऑक्सीजन है। तो इसमें जो भी पोल्यूटेंट शामिल होते हैं वो पर्यावरण और मनुष्य के लिए जो क्षति करते हैं तो उनके वो मिल जाते हैं, तो ये कहलाता है वायु प्रदूषण। अब देखो दोस्तों, वायु प्रदूषण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राथमिक प्रदूषक और एक होता है द्वितीयक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषक का मतलब होता है कि प्रदूषक जो स्रोत है, सोर्सेज है, उनका सीधे वातावरण में छोड़ना। प्रदूषक पदार्थ जो भी हैं उन जो अगर जो अपना सोर्स है प्रदूषण का उससे सीधे अगर एनवायरमेंट में छोड़े जा रहे हैं उनको प्राथमिक प्रदूषक बोलते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। एक तो है कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन। मेथेन को दलदली गैस भी बोलते हैं, दलदल में उत्पन्न होती है। दूसरा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक। अब देखो दोस्तों, प्राथमिक प्रदूषक है ना, वो वायु के जो वायुमंडल के अन्य कारक हैं उनसे क्रिया करने के बाद में जो बनते हैं वो द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राथमिक ये हो गए, इनसे क्रिया करेंगे। जैसे वायुमंडल में जलवाष्प है, ये कोहरा बन रहा है ना, कोहरा। तो जलवाष्प में और जो सूर्य की किरण मतलब सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा नहीं, जो ये क्या है, सौर विकिरण से क्रिया करके जो बनते हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। अब इसमें सबसे पहली चीज है, देखो, स्मोक दो शब्दों से बना है, स्मोक और फॉग से। स्मोक का मतलब होता है धुआं और फॉग का मतलब होता है कोहरा। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये काफी चर्चा में रहते। 1952 में है ना, लंदन में काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसको लंदन स्मोक बोलते हैं। और लंदन स्मोक बनता है धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉग। तो ये H2SO4 है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जो वाष्प है ना वो बनती है इसमें लंदन स्मोक में। दूसरा है लॉस एंजिल्स स्मोक। तो इसमें बनता है पर एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसके कारण भी लॉस एंजिल्स में ये लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक है द्वितीयक प्रदूषण में ओजोन, O3। ओजोन दो प्रकार की होती है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। इसकी भी हम आगे बात करेंगे अभी। अब देखो दोस्तों, वायु प्रदूषण से जो समस्याएं है ना, ये जो टॉपिक लिया है ना, ये जो मैंने बता रखा है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी पूछा हुआ है वही क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है और क्या पूछ सकता है। तो इसमें देखो, एक तो है पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण से जो समस्याएं उत्पन्न होंगी ना, उनमें दो है समस्याएं। एक तो मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मानव स्वास्थ्य पर जैसे मान लो, पहली चीज लेते हैं हम कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड क्या है, मीठी नींद में मौत नहीं होती क्या, सिगड़ी जलाते हैं ना जो सर्दियों में सिगड़ी जलाकर कमरे में बंद कर लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, अगर कोयला जलता है
तो जलने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अपना ब्लड में हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन से 274 गुना अधिक रिएक्टिव करती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने के कारण जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको मीठी नींद में मौत बोलते हैं। एक है एस्बेस्टेटोसिस। एस्बेस्टेटोसिस इसका मतलब ये होता है कि जो अब्रक है ना, अब्रक की खानों में जो काम करते हैं श्रमिक, उनके फेफड़ों में अब्रक के जो माइनर पार्टिकल्स हैं वो जमा हो जाते हैं। इसको एस्बेस्टेटोसिस बोलते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश में है ना, हाथ तंग है भाई। ये दूसरा है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस है जो पत्थर वगैरह की खदान है उनमें जो श्रमिक होते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है। तो राजस्थान में इसके लिए सिलिकोसिस पॉलिसी बनाई गई है 2019 में। इसमें 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख अगर सिलिकोसिस के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 3 लाख पुनर्वास के लिए दिए जाते हैं, और 2 लाख रुपए मृत्यु के लिए, अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब दिए जाते हैं। एक है न्यूमोकोनियोसिस। ये जो कोयले की खदान है उनमें जो श्रमिक कार्य करते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है। एक होता है एम्फाइसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ये क्या होता है दोस्तों, जो फेफड़े की इलास्टिसिटी है, मतलब प्रत्यास्थता है, वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो इसमें जो अपनी वायु कोश है ना, एल्वियोलाई स्थायी रूप से फैल जाते हैं। तो ये पाया जाता है जो धूम्रपान करते हैं व्यक्ति, उनमें सिगरेट वगैरह पीते हैं उनमें। ये हो गया मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब देखो पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या है। पर्यावरणीय समस्याएं, पहली चीज है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान की समस्या। और वैश्विक तापमान की समस्या क्यों होती है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव ये होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ग्रीन हाउस प्रभाव ये होता है, जैसे जो अपना वायुमंडल है ना, वायुमंडल थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, अगर ये आपने उतार लेना एक बार पीछे देख करके। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखो ये तो है पृथ्वी, ये है सूर्य, और ये है अपना वायुमंडल की परत। तो इसमें क्या होता है, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट आती है ना, सौर विकिरण, उनकी जो वेवलेंथ है, मतलब तरंग दैर्घ्य है, वो होती है कम। सूर्य से आने वाली जो भी सौर विकिरण है उनकी जो वेवलेंथ है वो होती है कम, तो वे वायुमंडल को आसानी से पार करके पृथ्वी तक आ जाती है। अब जैसे ही पृथ्वी के पास आती है तो पृथ्वी कुछ भाग तो इसका अवशोषित कर लेती है, बाकी भाग जो वापस होता है ना, मतलब परावर्तित करती है, उनकी जो वेवलेंथ है वो होती है अधिक, मतलब ये अवरक्त में बदल जाती हैं। अब वेवलेंथ अधिक होने के कारण ये जो वायुमंडल की ऊपरी परत है, यहाँ पर जो पोल्यूटेंट है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन और CFC वगैरह जो भी गैसें हैं वो यहाँ पर जमा हो जाती हैं। यहाँ पर जमा हो जाती हैं तो ये अधिक वेवलेंथ के कारण है ना, इसको पार नहीं कर पाता और वापस पृथ्वी की तरफ आ जाता है। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया और आरएस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली या वैश्विक तापमान वृद्धि में योगदान देने वाली गैसों का जो क्रम है वो पूछता है। अब इसमें सबसे ज्यादा योगदान है ना कार्बन डाइऑक्साइड का है, 7% योगदान। दूसरा है मेथेन का 20% योगदान, और तीसरा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका 6% योगदान है। ये ऑर्डर पूछा हुआ है। अब दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना अभी 2 दिसंबर को, ये जो अपना मनाया हुआ अभी है क्या, 2 दिसंबर गया ना कल परसों, तो भोपाल गैस त्रासदी पर राष्ट्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण का जो दिवस है वो मनाया जाए। 2 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। इसमें
जो कार्बाइड का प्लांट था उसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी ना, वो मतलब दुर्घटना के कारण रिलीज हो गई थी और काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड कई बार पूछा हुआ है। तीसरा है ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र, ओजोन, देखो दोस्तों, ओजोन है ना, ओजोन अपने मेसोस्फीयर में पाई जाती है। वायुमंडल की जो दूसरी परत है उसमें लगभग 22 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन पाई जाती है। अब वहां ओजोन दो प्रकार की होती है, मैंने अभी भी बताया था, एक तो होती है गुड ओजोन और एक होती है बैड ओजोन। अगर ये समताप मंडल में है तो ये गुड ओजोन है। कैसे? क्योंकि ये अपनी अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है सूर्य की, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। और ये जो ओजोन मंडल है ना यहाँ पर, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। और उसके लिए जो मतलब उत्प्रेरक है या वो किसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं, वो क्या है, सौर विकिरण। तो सौर विकिरण की उपस्थिति में ये ओजोन गैस बनती है। अब ओजोन गैस का जो छिद्र है उसको नापने की इकाई है ना, वो डॉप्सन यूनिट कहलाती है। डॉप्सन यूनिट, डी यू, डॉप्सन यूनिट। अगर डॉप्सन यूनिट का मान 220 से कम हो जाता है तो उसको ओजोन छिद्र बोला जाता है। अब ओजोन छिद्र को बचाने के लिए है ना, देखो, ओजोन छिद्र को बचाने के लिए विश्व में जो पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं उनमें सबसे पहला है 1985 में हुआ था वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन। दूसरा हुआ था 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था और ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर को याद रखना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है किगाली समझौता। किगाली समझौता 2016 में रवांडा में हुआ था। किगाली समझौता रवांडा में हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन पर मतलब रोक लगाने की वो एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद में भारत में वायु प्रदूषण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो सबसे पहला तो है वायु प्रदूषण नियंत्रण और निषेध अधिनियम 1981। इसके बाद में है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 के, 51 के और अनुच्छेद 21, इनमें भी वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतलब सपोर्ट किया, मतलब रोकने के उपाय किए गए हैं। देखो, 48 का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है और 51 के मौलिक कर्तव्यों में है और अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने भाग 3 में, तो उनमें इसका जो विस्तार है ना, देखो वो सुप्रीम कोर्ट ने है ना समय समय पर किया है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में स्वस्थ जो पर्यावरण है उसके अधिकार को भी शामिल किया गया है। अब आगे है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में हुआ, जिसमें वन, वन्य जीव और पर्यावरण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पहले ये राज्य सूची में थे। अब इसके बाद में सबसे अधिक चर्चा में जो चीज है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया, वायु गुणवत्ता सूचकांक। देखो, वायु गुणवत्ता सूचकांक है ना, वो भारत के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है और इसको जो बनाया है वो है IITM पुणे महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है, वो है पुणे में और उसी के द्वारा ये विकसित किया हुआ है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है, देखो इसमें एक LED लगी हुई होती है जो भी महानगर है उनमें, तो वो LED क्या करती है, इसमें एक सिस्टम होता है और वो जो एयर की क्वालिटी है उसको मतलब जांचती रहती है कंटिन्यूसली। तो वायु प्रदूषण सूचकांक है ना, इसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं, PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, अमोनिया है, ओजोन है और PB लेड, सीसा, न्यूरोटॉक्सिन है ना सीसा, वो उसको लिया गया है। तो ये 8 पोल्यूटेंट है ना, इनको पूछ सकता है ये कौन कौन से पोल्यूटेंट इसमें शामिल है, पूछा हुआ अभी है। वापस बता देता हूँ, PM10 है, PM 2.5 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है,
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया है, ओजोन है और लेड है। इसके बाद में इसके जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की जो एयर की क्वालिटी है उसको देखो 6 पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है, 6 में। तो 0 से 50 अगर इसका मान आता है तो वायु की क्वालिटी अच्छी है। 51 से 100 तक आता है तो संतोषजनक है। 101 से 200 तक आता है थोड़ा पोल्यूटेंट है। 201 से 300 आता है खराब है। 301 से 400 तक बहुत खराब है और 401 से 5 से गंभीर स्थिति है। तो ये अभी दिल्ली है ना, दिल्ली 400 के आसपास चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो ये हो गया अपना वायु पोल्यूटेंट का, जो भी अपना बेसिक बनता था वो चीजें आ गई। इसके बाद में आगे का टॉपिक देखते हैं। देखो लुपेक्स क्या है? लुपेक्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जाक्सा, यह है जापान की स्पेस एजेंसी। इसरो और जाक्सा का संयुक्त चंद्र मिशन है। 2024 में चंद्रमा पर अपना मिशन भेजेंगे। ये देख लो। लुपेक्स क्या है? लुपेक्स है इसरो और जाक्सा का संयुक्त चंद्र मिशन है और ये जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी है और मिशन 2024 में भेजा जाएगा। अब चंद्रमा पर इंडिया के जो मिशन है ना वो पूछ सकता है कौन कौन से भेजे गए हैं।
ये हो गया लुपेक्स। लुपेक्स देखो इसरो और जाक्सा है, जापान की एरोस्पेस एजेंसी, उसका संयुक्त चंद्र मिशन है और ये 2024 तक चंद्रमा पर अपना मिशन भेजेंगे। तो भारत के अब तक 2 मिशन चंद्र मिशन हो गए हैं। पहला था चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को, PSLV-C11। ये इंजन है रॉकेट का इंजन, इसका नाम भी पूछा हुआ है एग्जाम में। पहला 22 अक्टूबर 2008 को, और दूसरा है ना 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, जिसमें सितंबर 2019 को है ना इसरो से लैंडिंग के टाइम पर इसका संपर्क टूट गया था। इसको भेजा गया था सेकंड को GSLV मार्क थर्ड, जिसको उपनाम दिया गया था बाहुबली। अब देखो चंद्रमा है ना पृथ्वी का उपग्रह है, और सर्वाधिक उपग्रह है वो शनि उपग्रह के हैं। चंद्रमा पर पहली बार अपोलो 11 मिशन यूएसए द्वारा, यूएसए के 19 जुलाई 1969 को 2 नागरिक गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। अब चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है ना, उसके लिए 2 टर्म यूज होती हैं ज्योग्राफी में। एक तो होता है अप भू दूरी और एक होता है उप भू दूरी। इसको पेरिगी भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं एपोगी। अप भू दूरी है ना वो 4,06,000 किलोमीटर होती है, और अप भू दूरी होती है 3,64,000 किलोमीटर। इसका रीजन ये है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में चंद्रमा है ना वो चक्कर लगाता है। 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है इसके चारों ओर। तो ये क्या है, कई बार तो इसके पास आ जाता है और कई बार दूरी अधिकतम होती है। इसको अपभू और उपभू दूरी बोलते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत इसका लिबनेटीज है। तो ये हो गया चंद्रमा का। अब आगे देखते हैं हम, एक टर्म और यूज हो रही है जवाद। जवाद क्या है? जवाद हिंद महासागर में उत्पन्न एक चक्रवात है और इसका नामकरण है वो सऊदी अरब ने किया है। तो भारत के जो पूर्वी तट है ये उत्पन्न हो रहा है यहाँ थाईलैंड और म्यांमार के पास। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। भारत के जो पूर्वी तट हैं उन पर तूफान की संभावना बताई जा रही है। तो ये जवाद हो गया। इसके बाद की जो टर्म है वो आगे का कौन सा टॉपिक है? ट्विटर के नए CEO बन गए हैं। ट्विटर पराग अग्रवाल, राजस्थान अजमेर के हैं। तो आपको कोई वो ट्वीट वायरल वगैरह करवाना हो तो इससे संपर्क कर लेना, अपना ही भाई है ये ट्विटर। पराग अग्रवाल, पराग अग्रवाल राजस्थान अजमेर का है। अब देखो इसके आगे है ना एक बीमारी अभी चर्चा में थी,
1 दिसंबर को। एक दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। और जो इसका वायरस है उसको बोलते हैं HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और ये टी सेल्स को इफेक्ट करता है। टी सेल्स क्या है कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड है इस वायरस का, वो RNA वायरस होता है, RNA पाया जाता है इसमें। तो ये RNA क्या करता है, कोशिका में सबसे पहले सेल्स में जाता है, सेल्स में जाने के बाद में है ना, सेल्स में RNA देखो इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो RNA होता है। और RNA जैसे सेल्स में जाता है तो यहाँ पर RNA ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। RNA ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या कुछ यहाँ पर DNA बना लेता है। और ये DNA है ना, जो अपनी प्रतिरक्षा सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम, उनकी टी सेल से जाकर कनेक्ट हो जाता है। तो ये न तो इसको पहचान सकती है न इसको मार सकती है, समझ रहे हो। टी सेल्स न तो इसको पहचान सकती है RNA वायरस को, और धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, ये मतलब ग्रोथ करता रहता है, मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। इसको बोलते हैं गुणन। गुणन करते करते क्या होता है, जब ये टी सेल से बाहर आता है तो टी सेल्स को मतलब खत्म कर देता है। तो इसके कारण होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में चला गया था। और नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। राजस्थान में है ना, राजस्थान में HIV एक्ट 2017 बनाया हुआ है। HIV एक्ट 2017 बनाया हुआ है। इसमें देखो HIV लोगों की सामाजिक सुरक्षा हेतु है ना, वो HIV एक्ट 2017 राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया था। ये हो गया एड्स का। आगे का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में 2 नए बायोमास ऊर्जा संयंत्र है ना, उनको अभी अभी अनुमति दी गई है। एक तो नोखा बीकानेर में,
और दूसरा है मालासर चूरू। राजस्थान में 2 नए ऊर्जा संयंत्र, बायोमास ऊर्जा संयंत्रों को अनुमति दी गई है, और वो है, पहला तो है नोखा बीकानेर और मालासर चूरू। अब देखो दोस्तों, इसमें ये 2 संयंत्र हो गए। अब इसमें पूछ क्या सकता है, देखो राजस्थान जो आर्थिक समीक्षा है ना, उसमें राजस्थान बायोमास ऊर्जा के उत्पादन में है ना, राजस्थान बायोमास ऊर्जा वो 2020-21 तक है ना, 2020 तक, दिसंबर 2020 तक है ना, 120.45 मेगावाट के साथ में 120.45 मेगावाट की क्षमता है राजस्थान की बायोमास की। तो राजस्थान बायोमास पॉलिसी है ना, बायोमास का मतलब देखो ये है कि जो कृषि या वन वगैरह जो भी अपने, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आरएस में पूछा हुआ है कि बायोमास के जो मुख्य स्रोत हैं, बायोमास का मतलब ये होता है कि जो सरसों की तूड़ी है, चावल का अपशिष्ट है, विलायती बबूल है, जूली फ्लोरा है, ये जो प्लांट है उनको मतलब जैविक ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, उसके लिए जो संयंत्र लगाए जाते हैं वो बायोमास ऊर्जा संयंत्र है। और राजस्थान में 2020 तक है ना, दिसंबर 2020 तक 120.45 मेगावाट की क्षमता प्राप्त कर ली है। और बायोमास ऊर्जा नीति 2010 से राजस्थान में इसकी जो लक्ष्य है ना, वो 300 मेगावाट तक का लक्ष्य है। तो पहला संयंत्र था ना, पहला बायोमास का, वो है पदमपुरा, गंगानगर में लगाया गया था। बायोमास का पहला संयंत्र पदमपुरा गंगानगर में लगाया गया था। अब देखो दोस्तों, ये चीज है अक्षय ऊर्जा है ना, अक्षय रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बारे में राजस्थान में अभी काफी चर्चा भी है, और ये पूछ भी रहा है, अभी पूछा भी था ये क्वेश्चन पटवारी में।
देखो राजस्थान में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके जो संयंत्र हैं, तो बायोमास का तो अभी अपन ने चर्चा कर लिया। राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, जो इनको मतलब रेगुलेटरी संस्था है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। अब देखो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है ना, वो 2019 में बनी थी और इसका लक्ष्य था 2024-25 तक है ना, वो 30,000 मेगावाट का लक्ष्य हासिल करना इसका लक्ष्य था। और राजस्थान पवन ऊर्जा नीति 2019 है और राजस्थान है ना, वो 4,338 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता है वो हासिल कर चुका है अब तक। इसके बाद में देखो दोस्तों, अभी पटवारी में भी ये पूछा था राजस्थान ये सौर ऊर्जा नीति, अब ये इसलिए पूछा था क्योंकि नवंबर 2021 में है ना, नवंबर 2021 में 7,738 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान है ना सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर आ गया था। अभी अभी पूछा है। और कर्नाटक था ना, वो सेकंड स्थान पर था। ये हो गया अपना ये बायोमास वाला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और लेते हैं हम राजस्थान के। राजस्थान में देखो दो टॉपिक है ना राजस्थान जी के में, वो अभी काफी चर्चा में रहेंगे। देखो पहला टॉपिक तो है माउट। माउट है ना, राजस्थान में जो शीतकालीन पश्चिमी क्षोभ है उनसे वर्षा होती है, उसको माउट बोलते हैं। इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स। अब देखो पश्चिम एशिया है ना, पश्चिम एशिया, उसमें वो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो ज्योग्राफी का जो जलवायु और मौसम का टॉपिक है वो दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, ताप और दाब पर। दोस्तों एक गांव का माहौल है, वो लाइट जा चुकी है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा है ना वो माउट के बारे में देख लेते हैं। देखो पश्चिम एशिया है ना, पश्चिम एशिया की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु के कारण क्या होता है, मिट्टी है ना, मिट्टी जल के सापेक्ष में जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है। तो पश्चिम एशिया में क्या है, जो सर्दियों में है ना, वो वायुदाब है वो अधिक हो जाता है। किसके सापेक्ष, हिंद महासागर के सापेक्ष। हिंद महासागर में जल की तरफ में वायुदाब कम होता है क्योंकि तापमान अपेक्षाकृत कम गिरता है। तो वायुदाब में कमी होने के कारण भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर पर जो चक्रवात है ना वो उत्पन्न होते हैं और वहां से इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। ये हो गया माउट। और एक टर्म और अगर आप लिखना चाहो इसमें है दोंगड़ा। राजस्थान में मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसको दोंगड़ा बोलते हैं। एक है कुंभलगढ़ महोत्सव। कुंभलगढ़ महोत्सव है ना वो अभी अभी चर्चा में है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना वो 1448 से 1458 तक है ना वो महाराणा कुंभा ने बनवाया था और इसका शिल्पी था वो मंडन था। और इसी में एक चीज और है कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की आंख भी बोलते हैं। अब्बुल फजल ने ये बोला था कि अगर इसके शीर्ष को देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये कुंभलगढ़ का जो किला है वो अभी यूनेस्को की लिस्ट है, उसमें 2013 में अपने 6 दुर्ग शामिल किए गए थे, उनमें भी अभी कुंभलगढ़ महोत्सव ये कुंभलगढ़ दुर्ग शामिल हुआ था। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसको यहीं मतलब विराम देते हैं। और क्योंकि थोड़ा लाइट का सिस्टम ऐसे हो रहा है यार, मौसम ऐसे हो रहा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।